बवेरियन कंट्री साइड के बीचों बीच, जहां आसपास सिर्फ जंगल और बर्फ से ढके खेत थे। रात की खामोशी में बस हवा की चीखें सुनाई देती और एक ऐसा घर जो सबसे नजदीके वाले गांव से भी कई मील्स दूर था। एक दिन बर्फ पर फुटस्टेप्स दिखाई दिए जो सीधा फार्म हाउस की तरफ आते हैं, लेकिन हैरानी की बात ये थी वापस जाते हुए कदम कभी नहीं मिले। घर के अंदर से अजीब आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई छुप कर उन्हें देख रहा हो। और फिर 1922 की एक ठंडी रात में इस फार्म हाउस की दीवारों के अंदर से एक ऐसा कत्लेआम हुआ जिसका राज आज तक सुलझाया नहीं जा सका, और इसको जर्मनी का सबसे टेरिफाइंग अनसॉल्व मिस्ट्री कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। वेलकम टू पार्क फ्लिक्स स्टोरीज। इन अ स्मॉल बवेरियन फार्म स्टेट ऑफ हिंटरकैफे, एंड्रियस गर्बर और उसकी वाइफ अपनी जमीन पर काम करके सिंपल लाइफ जी रहे थे। उनके साथ उनकी बेटी और उसके छोटे बच्चे रहते थे। ये आइसोलेटेड फार्म हाउस काफी अलग था और मार्च 1922 के एंड से पहले के कुछ महीनों में यहाँ अजीब सी और स्ट्रेंज चीजें नोटिस की गईं। लेकिन 31 मार्च के बाद ये घर एक हॉरर सीन में बन गया और पूरे हाउस होल्ड के 6 मेंबर ब्रूटली मर्डर कर दिए गए, जिसे आज हम हिंटरकैफे मर्डर के नाम से जानते हैं। एंड्रियस और उसकी वाइफ और उनकी बड़ी बेटी विक्टोरिया और छोटी किजल की बॉडीज बार्न के अंदर मिली। उन्हें एक एक्स से मारकर घास के अंदर छुपा दिया था। घर के अंदर अलग रूम्स में मेड मारिया और छोटे जोसेफ की बॉडी मिली। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना था कि किलर मर्डर्स के बाद 3 दिन तक फार्म हाउस के अंदर ही रहा। एनिमल्स को फीड किया गया, किचन का खाना यूज हुआ, चिमनी से स्मोक तक निकला, और इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन के बावजूद ये ग्रिसम क्राइम आज तक अनसॉल्व्ड है। अब बात करते हैं ये फैमिली थी कौन और कहां से, और आखिर क्या था इनका बैकग्राउंड। हिंटरकैफे का फार्म हाउस लगभग 1863 के आसपास बनाया गया था और शुरू से ही गर्बर फैमिली के पास था। ये मॉनिक सिटी से तकरीबन 43 माइल्स नॉर्थ में बवेरियन स्टेट में लोकेटेड था। ये वही रीजन था जहां से फ्यूचर नाजी पार्टी का अंजाम हुआ, और 1921 से लेके 1922 के दौरान पॉलिटिकल अनरेस्ट और इकोनॉमी की प्रॉब्लम की वजह से ये एरिया काफी अनस्टेबल था। इस फार्म हाउस में रहते थे 63 साल के सरपरस्ता, यानी के घर के हेड जो होते हैं, एंड्रियास ग्रूबर, अपनी 72 साल की वाइफ काजेलिया ग्रूबर और उनकी विडो बेटी विक्टोरिया ग्रूबर जो 35 साल की थी। वो अपने 2 छोटे बच्चों के साथ यहीं शिफ्ट हो गई थी। एक थी छोटी सजेलिया, विक्टोरिया की बेटी का नाम भी सजेलिया था, जो सिर्फ 7 साल की थी, और दूसरा छोटा जोसेफ जो 2 साल का था। साथ ही एक मेड भी उनके घर में रहती थी। नेबर्स और लोगों के लिए एंड्रियस एक खतरनाक और वायलेंट आदमी माना जाता था। वो अपनी वाइफ, बच्चों और पड़ोसियों के साथ भी बुरा बर्ताव करता था। अगर वो गुस्से में होता तो पैचफॉक या शॉटगन जैसे खतरनाक हथियार उठा लेता। उसने अपने बच्चों को सर्दियों के दिनों में कूल कॉलर में कई दिन तक बंद कर दिया था, और रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी एक और बेटी थी सोफिया। इसी अब्यूज के वजह से वो मर गई थी। मर्डर से कुछ महीने पहले ही फार्म हाउस में अजीब घटनाएं होने लगी। लगभग 6 महीने पहले फैमिली की मेड क्रेसेंस रीगर ने अपना काम तुरंत छोड़ दिया था। उसका कहना था कि एटिक से अजीब आवाजें आती हैं, और उसको पूरी तरह से यकीन था कि फार्म हाउस हंटेड है। मार्च 1922 में एंड्रियस गर्बर को फार्म हाउस के आसपास एक स्ट्रेंज न्यूज़पेपर मिला। ये मोनिक का था, लेकिन ना उसने कभी खरीदा और ना ही तो कभी किसी नेबर के घर पर ये न्यूज़पेपर आता था। ये चीज उसको काफी अजीब लगी। इसी टाइम एक फार्म हाउस की भी मिस्टीरियसली गायब हो गई और कभी मिली भी नहीं। मर्डर के कुछ दिन पहले ही एंड्रियस ने अपने नेबर्स को बताया कि उसने फ्रेश स्नो में फुट स्टेप्स देखे हैं, और जब उसने फुट स्टेप्स को फॉलो अप करा तो ये फॉरेस्ट से फार्म हाउस के तरफ जा रहे थे और सीधा मैकेनिक रूम के एक ब्रोकन लॉक तक पहुंचे।
उस रात फैमिली ने एटिक से फुट स्टेप की आवाजें सुनी। जब एंड्रियास ने चेक करने की कोशिश की तो घर के अंदर कुछ भी नहीं मिला। एंड्रियास ने अपने आसपास के लोगों को ये सब इंसिडेंट्स बताए, लेकिन जब लोगों ने बोला कि पुलिस को बताओ तो उसने पुलिस को इन्फॉर्म करने से इनकार कर दिया और किसी की मदद लेने से भी मना कर दिया। एक और अजीब इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था। छोटी कजेलिया के एक स्कूल फ्रेंड ने बताया कि उसने सुना था कि कजेलिया की माँ यानी कि विक्टोरिया 13 मार्च 1922 की एक रात को फार्म हाउस से भाग गई थी। उस दिन उसका अपने पेरेंट्स एंड्रियास और कजेलिया के साथ बहुत वायलेंट झगड़ा हुआ था। रात को वो घर से निकल गई और काफी घंटों बाद उसे फार्म हाउस के आसपास के जंगल में ढूंढा गया। अगले दिन फ्राइडे 31 मार्च 1922 की दोपहर में एक नई मेड हिंटर कैफे एक फार्म हाउस पर आई। उसका नाम था मारिया, जो 44 इयर्स की थी। उसकी बहन उसे फार्म हाउस तक छोड़ने आई थी। थोड़ी देर रुकी और फिर वापस चली गई। बहुत स्ट्रांगली पॉसिबिलिटी है कि मारिया की बहन वो आखिरी इंसान थी जिसने गबर फैमिली को और अपनी बहन को जिंदा देखा था। लेट इवनिंग में 31 मार्च 1922 को एक एक करके एंड्रियास, उसकी वाइफ क्लीजला और उनकी बेटी विक्टोरिया और छोटी क्रिजलिया को घर से बाहर बैरन के तरफ किसी तरह बुलाया होगा। फिर एक एक करके उन सब पर हमला हुआ और ब्रूटली उन्हें मार दिया गया। मर्डर का वेपन उन्हीं के फार्म का एक मैटिक था। ये एक तरह का एक्स टाइप का टूल होता है जिसे उनके सर पे हैवी ब्लोज दिए गए। इसके बाद किलर ने फार्म हाउस के लिविंग क्वार्टर्स में एंट्री की होगी। वही मैटिक का यूज करके उसने सबसे छोटे जोसेफ को उसी के बेसमेंट में सोते वक्त मार दिया। नई मेड मारिया जो अपने रूम में थी, उसे भी उसी रात मार दिया गया। बॉडीज को घर और बैरन में छुपा दिया और अगले 4 दिन तक किसी को इनकी डेथ्स का पता ही नहीं चला। द मिस्ड साइंस। 1 अप्रैल को मर्डर के अगले दिन 2 कॉफी सेलर हंस शिरोस्की और एडवर्ड शिरोस्की फार्म हाउस आए। उन्होंने दरवाजा नॉक किया, विंडोज पर भी आवाजें दी, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिला। जब उन्होंने यार्ड का चक्कर लगाया, बस एक चीज नोटिस की, मशीन हाउस का गेट खुला है, लेकिन उन्हें कुछ गलत नहीं लगा और वो वापस चले गए। इसी बीच स्कूल ने नोटिस किया कि छोटी किजलिया बिना किसी एक्सक्यूजेस के एब्सेंट है और लोगों ने देखा कि फैमिली संडे को चर्च भी नहीं आई। 4 अप्रैल की सुबह लोकल मैकेनिक एल्बर्ट हॉस्नर फार्म हाउस पर एक इंजन रिपेयर करने आया। उसने पुलिस को बाद में बताया कि उसने किसी फैमिली मेंबर को नहीं देखा, सिर्फ एनिमल्स की आवाजें और डॉग की हॉयलिंग सुनाई दी बार्न के अंदर से। वो लगभग 1 घंटा वेट करता रहा, फिर अपना काम शुरू कर दिया। 4 से 5 घंटे में उसने अपना रिपेयरिंग कंप्लीट की और वो वापस चला गया। दी डिस्कवरी। उसी दिन शाम लगभग 3:30 बजे लॉरेंस ने अपने 16 साल के बेटे जोहान और स्टेपसन जोसेफ, जो 9 साल का था, उनको फार्म हाउस भेजा ताकि वो देख सके फैमिली कहाँ है। दोनों बच्चे वापस आए और रिपोर्ट की कि फार्म हाउस बिल्कुल खाली लग रहा है। इसके बाद लॉरेंस खुद फार्म हाउस गया अपने 2 साथी माइकल पॉल और जेकब सिगल के साथ। तीनों ने बार्न में एंट्री की और वहां उन्हें हॉरिफाई सीन मिला। एंड्रियास गर्बर, उसकी वाइफ किजला और उनकी बेटी विक्टोरिया और छोटी ग्रैंड डॉटर किजलिया, सबकी बॉडीज घास के नीचे छुपाई हुई थी। और उसके बाद जब लॉरेंस अकेला फार्म हाउस के अंदर गया और वहां उसने मेड मारिया, सबसे छोटे जोसेफ की मर्डरेड बॉडीज डिस्कवर की। इन्वेस्टिगेशन हिंटर कैफनेक मर्डर्स। ये केस इंस्पेक्टर ग्राइन रिंगरूबर और उनके डिपार्टमेंट को दिया गया। उनका टास्क था कि ब्रूटल और हॉरिफाई किलिंग की इन्वेस्टिगेशन करना, लेकिन शुरू से ही इंक्वायरी एक बड़ी प्रॉब्लम से फेस हुई, क्योंकि किसी ने मोस्ट प्रॉपरली किलर ही था जिसने फार्म हाउस के अंदर एंट्री करके क्राइम सीन्स को डिस्टर्ब किया था।
बॉडीज और कुछ ऑब्जेक्ट मूव किए गए थे और इतना ही नहीं, किचन में खाना तक बनाया गया था। फार्म हाउस से एक वॉल पर एक कैलेंडर मिला जिसमें अप्रैल 1, 1922 की डेट मार्क थी, लेकिन फॉरेंसिक से कंफर्म हुआ कि विक्टिम्स की डेथ 31 मार्च को हो चुकी थी। इसका मतलब ये था कि 31 मार्च का पेज किसी ने टीयर ऑफ किया था, जो नॉर्मल रूटीन में घर का एक मेंबर करता है, यानी मर्डर के बाद भी कोई घर के अंदर रह रहा था और उसी ने ये काम किया। बॉडीज डिस्कवरी के अगले ही दिन कोर्ट फिजिशियन जोहान बैप्टिस्ट ने ऑटोप्सी परफॉर्म की बैरन के अंदर ही। उन्होंने कंक्लूड किया कि सबसे ज्यादा पॉसिबली मर्डर वेपन एक मैटिक था, एक एग्रीकल्चरल टूल जो पिकैक्स जैसा होता है, जिसमें एक साइड पर अर्जेट लाइक आर्चेड ब्लेड होती है और दूसरी साइड पर एक चिसल एज। यही वेपन यूज करके सबको मार दिया गया था। ऑटोप्सी फाइंडिंग एंड इंजरीज। बान में जो विक्टिम्स मिले उनकी इंजरी बहुत ही हॉरिफाइंग थी। एल्डरिया सिसलर गुबर, उसके स्कल के राइट साइड पे 8 गहरे होल्स पाए गए थे। विक्टोरिया ग्रूबल, उसके स्कल पर 9 बार मैटिक्स से ब्लो किया गया था, मोस्टली राइट साइड पर। उसके नेक पर स्ट्रगलिंग के क्लियर मार्क्स थे जो अनयूजुअल थे। लिटिल सजेलिया, उसके फेस की राइट साइड पर मैटिक का एक होल था। उसकी जॉ भी स्मैश की गई थी क्योंकि किलर ने एक आयरन ब्लेड, जो बाद में हैलोफ्ट में छुपा मिला, यूज किया था ताकि उसे चुप कराया जा सके, लेकिन उसकी फटल इंजरी एक पॉकेट नाइफ से हुई थी। उसका गला स्लाइटली काट दिया गया था और जब उसकी बॉडी मिली तो वो हाफ नेकेड थी। शायद किलर ने ऐसा किया था। सबसे डिस्टर्बिंग बात ये थी, अपने डेथ थ्रोन्स के दौरान छोटी सिजलिया ने खुद अपने बालों को क्लम्स करके झाड़ दिया गया था, पेन और स्ट्रगलिंग की वजह से। एंड्रियस गर्बर, उसकी डेथ फैमिली के दूसरे मेंबर से डिफरेंट थी। उसका चिक फ्लैश फटा हुआ था, चिकबोन बाहर प्रोट्रूड कर रहा था। ऑटोप्सी से पता चला कि वो एक हैवी पिकैक्स की टिप पर गिरने के वजह से मरा। पिकैक्स एनिमल फीडिंग टॉफ में पाया गया। इसने उसकी क्रोडिटी आर्टरी कट कर दी और वो जल्दी ब्लीड आउट हो गया। इंटरेस्टिंगली उसके पास सिर्फ एक ही इंजरी मिली। मारिया, जो मेड थी, घर के अंदर उसकी हेड के राइट साइड पर इंजरी थी और उसके स्कल के टॉप पर एक होल था, जैसे वो इंस्टेंटली ही मर गई थी। जोसेफ, अपने बेसनेट में ही मार दिया गया। उसके स्कल के राइट साइड पर एक पावरफुल ब्लो मारा गया था। अदर डिटेल्स। किलर ने बॉडीज को पार्शली हाइड किया, उनके ऊपर घास और एक वुडन डोर रख दिया। इनिशियल सर्च के दौरान मर्डर वेपन फार्म हाउस से नहीं मिला। ऑटोप्सी से ये भी कंफर्म हुआ, छोटी सिजलिया अटैक के बाद कई घंटों तक जिंदा रही और स्ट्रगलिंग में उसने अपने ही बाल तोड़ दिए थे। विक्टिम्स के स्कल्स को म्यूनिक भेज दिया गया फर्दर एग्जामिनेशन के लिए। पुलिस ने फिर आईस विटनेसेस से क्वेश्चनिंग करना शुरू की। आई विटनेसेस काउंट: एक फार्मर और बर्चर साइमन रई ब्लेंडर ने क्लेम किया कि 1 अप्रैल की सुबह 3 बजे बुरन के पास घर जाते वक्त उसने फॉरेस्ट की एज पर 2 मिस्टीरियस फिगर देखी। जैसे ही उन्होंने साइमन को देखा, दोनों स्ट्रेंजर्स ने अपना फेस टर्न कर लिया ताकि उन्हें पहचाना ना जा सके। बाद में जब मर्डर्स की खबर आई तो उसने सोचा शायद वो स्ट्रेंजर इस क्राइम से कनेक्ट हो सकते हैं। रॉबरी थ्योरी एंड अर्ली क्लूज। शुरू में पुलिस ने सोचा कि मोटिव रॉबरी हो सकता है, इसलिए उन्हें ट्रैवलिंग क्राफ्टमैन, वेग्रेंट्स और नियर बाय विलेजेस के लोगों को इंटरोगेट किया। उन्हीं में एक था आर्टिसन माइकल पलकन, जो मर्डर के अगले ही दिन फार्म हाउस के पास से गुजरा था। उसने पुलिस को बताया कि उस रात उसने देखा कि फार्म हाउस का ओवन गर्म था, मतलब किसी ने उसे हीट किया था। उसने ये भी डिस्क्राइब किया कि एक आदमी लार्टन लेकर उसके पास आया, जिससे उसकी आईज ब्लाइंड हो गई। फिर वो डर गया, जिसके वजह से वो वहाँ से जल्दी से निकल गया। माइकल ने ये भी कहा
के फायरप्लेस से जो स्मोक आ रही थी उसकी स्मेल बहुत डिस्टर्बिंग थी, जैसे बर्न्ड रेजिस जल रही हो। उसने पुलिस को ये रिपोर्ट दी, लेकिन शॉकली पुलिस ने इसको आगे परसू नहीं किया। थोड़ी देर बाद रॉबरी की थ्योरी ड्रॉप कर दी गई क्योंकि फार्म हाउस के अंदर काफी पैसे इंस्टेक्ट मिले और सबूत ये दिखाते हैं कि किलर्स मर्डर के बाद फार्म हाउस में कई दिन तक रहता रहा। किसी ने कैटल को फीड किया, किचन का पूरा ब्रेड खत्म हुआ और पेंट्री से फ्रेश मीट कट किया गया था। मर्डर वेपन एंड क्रीपी एविडेंस। आखिरी में फार्म हाउस की डिमोलिश के वक्त एक हिडन कैविटी में किचन के फॉल्स फ्लोर के ऊपर से मर्डर वेपन मिला, एक 18 सेंटीमीटर लॉन्ग मैटिक। ये मैटिक एक्चुअली एंड्रिस गर्बर ने खुद डिजाइन किया था कैटल को मारने के लिए। टूल पर एक क्लैम और एक प्रोट्रूडिंग 8 सेंटीमीटर स्क्रू था जो स्ट्रिक होने पर जानवर के ब्रेन को डैमेज करता है। हेलुफ्ट में पुलिस ने और भी सबूत डिस्कवर किए, जैसे कि स्टैक्स जो बेडिंग की तरह यूज हुए थे, रूफ की टाइल्स रिमूव की गई थी, लॉकआउट पॉइंट बनाया जा सके और कारपेट बिछाया गया था ताकि फुटस्टेप का साउंड दब जाए। और वहीं डिफेक्शन और स्मोक मीट्स के राइंड्स भी मिले, मतलब किलर लिटरली फार्म हाउस में रह रहा था। बार्न के बीम्स पर रूफ भी लगाई गई थी, जैसे किलर तुरंत नीचे जंप कर सके, स्केप कर सके अगर कोई अंदर आ जाए। इनिशियली पुलिस ने सोचा कि फैमिली को स्टेबल के अंदर एनिमल्स की नॉइस से लूर करके बार्न में बुलाया गया था, लेकिन बाद में ये पता चला कि फार्म हाउस के लिविंग क्वार्टर से बार्न के अंदर ह्यूमन स्क्रीमिंग तक सुनाई नहीं देती, मतलब उन्हें एक एक करके डिलिबरेटली लाया गया। सस्पेक्ट एंड डार्क फैमिली सीक्रेट। सबसे पहले सस्पेक्ट जिसका नाम सामने आया वो था कार्ल गैब्रिएल, विक्टोरिया गर्बल का हस्बैंड। ऑफिशियली रिपोर्ट्स के हिसाब से वो दिसंबर 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान एरिस फ्रांस में शेल अटैक से मर गया था, लेकिन क्योंकि उसकी बॉडी कभी रिकवर नहीं हुई, मर्डर्स के बाद रूमर्स फैल गए कि शायद वो वॉर में मरा ही नहीं था और वापस आया था रिवेंज लेने के लिए। और फिर एक और डार्क ट्विस्ट सामने आया। विक्टोरिया का छोटा बेटा जोसेफ एक्चुअली उसके हस्बैंड नॉन प्रेजेंस में कंसीव हुआ था। विलेज में रूमर्स थे कि वो एक इंसेस्टियस रिलेशन का रिजल्ट था विक्टोरिया और उसके खुद के फादर एंड्रियस के बीच। ये कोई सिर्फ रूमर नहीं था, कोर्ट रिकॉर्ड्स भी कहते हैं एंड्रियस ने अपनी बेटी को फोर्सफुली रेप करता था। इस केस में दोनों कन्वेंट हुए थे और एंड्रियस को 1 साल जेल भी हुई थी। ये बात पूरा गांव जानता है और इसी वजह से हिंटर कैफे के मर्डर्स और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग बन गए। कार्ल गैब्रिएल जो विक्टोरिया गर्बल विक्टिम का हस्बैंड था और मर्डर केस का एक सस्पेक्ट भी माना गया था, रिपोर्टली वर्ल्ड वॉर 1 में मर गया था। टाइम इस बात का कोई एविडेंस नहीं मिला था कि कार्ल सच में वॉर से बचा था कि नहीं, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कुछ जर्मन कैप्टिव्स जो सोवियत कैप्टिविटी से जल्दी रिलीज हुए थे ने क्लेम किया कि उन्हें एक जर्मन स्पीकिंग सोवियत ऑफिसर ने घर भेजा था। उन लोगों का कहना था कि उस ऑफिसर ने अपने आप को हिंटर कैफे का मर्डरर बताया, लेकिन बाद में उनकी स्टेटमेंट बदलती गई, इसलिए क्रेडिबिलिटी कम हो गई। फिर भी एक स्ट्रॉन्ग थ्योरी बनी कि शायद वो ऑफिसर कार्ल ही था, क्योंकि वॉर के टाइम उसने रशिया जाने की बात की थी। दूसरी तरफ जोसेफ की पैटर्निटी, असल बाप कौन था, ये भी एक बड़ा सवाल था। इस सस्पेशन ने एक और सस्पेक्ट को सेंटर में ला दिया, लॉरेंस। ये वही आदमी था जो सबसे पहले गर्बर फैमिली की बॉडीज को डिस्कवर करता है। लोकल रूमर्स के अकॉर्डिंग विक्टोरिया और लॉरेंस के बीच रिलेशन था और ये भी कहा गया कि शायद जोसेफ का असली फादर वही है। इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत से ही लोग लॉरेंस पर शक करने लगे क्योंकि उसका बिहेवियर बॉडीज मिलने के बाद बहुत ही सस्पिशियस था। बॉडीज डिस्कवर होने के दिन
जब लॉरेंस अपने 2 दोस्त माइकल और जैकब के साथ फार्म पर गया था, उन्होंने बांध के गेट से एंट्री की क्योंकि सब डोर्स लॉक थे। लेकिन बॉडीज मिलने के थोड़ी देर बाद ही लॉरेंस ने हाउस का फ्रंट डोर की से अनलॉक करके एंट्री ली, जबकि एक की कुछ दिन पहले ही मिसिंग हो चुकी थी। उसने फिर अंदर मेट मारिया और बेबी जोसेफ की बॉडीज डिस्कवर की। उसके दोस्तों ने पूछा कि जब क्लियर नहीं था कि मर्डरर घर के अंदर है या नहीं, तब तुम अकेले क्यों गए? तो उसने जवाब दिया कि वो अपने बेटे जोसेफ को देखने गया था। लॉरेंस ने घर के अंदर जाके बॉडीज को डिस्टर्ब भी किया था, जो इन्वेस्टिगेशन को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। इस वजह से लोग उस पर और भी ज्यादा शक करने लगे। उसके अजीब कमेंट्स भी सस्पेशन को और भी स्ट्रॉन्ग करते थे। लोग कहते थे कि उसको वो डिटेल्स पता थी जो सिर्फ किलर को पता हो सकती हैं। 1923 के बाद फार्म को पूरी तरह डिमोलिश कर दिया गया। 1925 में एक टीचर हैनेस यबलर्गर ने लॉरेंस को वहीं देखा और पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है। उसने जवाब दिया किलर ने फैमिली को पार्न में ग्राउंड में बरी करने की कोशिश की थी, लेकिन फ्रोजन ग्राउंड की वजह से वो प्रॉपर्ली बरी नहीं कर पाया। ये बात और भी सस्पिशियस लगी क्योंकि उसको ग्राउंड कंडीशन के बारे में कैसे पता, लेकिन शायद वो एक एजुकेशन गैस भी हो सकता है क्योंकि वो उनका नेबर था। कई सालों तक लोगों को लगता रहा कि लॉरेंस ने ही मर्डर्स किए हैं, शायद इसलिए क्योंकि विक्टोरिया ने उसे जोसेफ की फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए प्रेशर डाला हो। लेकिन अपनी डेथ 1941 तक उसने हमेशा इनकार किया और सिविल केस जीता उनके खिलाफ, जो उसे हिंटरकैफे मर्डरर कहते थे। अगर उसके पास असली किलर की असली नॉलेज थी और वो जानता था किलर कौन था, तो वो राज उसके साथ ही ग्रेव में चला गया। एक पुरानी मेड क्रेजेंस रीगर, जो नवंबर 1920 से सितंबर 1921 तक गर्बर फैमिली के लिए काम करती थी, उसने अपनी टेस्टिमोनियन में पुलिस को कुछ सस्पेक्ट के नाम दिए। उसने सबसे पहला शक किया एटन बिचलर पर, एक लोकल आदमी जो हिंटर कैफे के फार्म में पोटैटो हार्वेस्ट का टाइम हेल्प करता था। मतलब उसे फार्म और घर के हर कोने की जानकारी थी। रीगर ने पुलिस को बताया कि आर्टन अक्सर गैब्रियल फैमिली के बारे में बातें करता था और एक बार उसने ये तक कहा था ये फैमिली मरनी चाहिए। और एक और अजीब बात, फार्म के डॉग हर किसी पर भौंकते थे लेकिन कभी भी ऑर्टन पर नहीं भौंकते। रीजर ने ये भी रिवील किया कि एक रात उसने अपनी विंडो से एक अनजान आदमी से बात की थी। उसका मानना था कि वो कार्ल बिचलर एटन का छोटा भाई है, जिसका उस वक्त वहां होने का कोई रीजन नहीं था। उसने पुलिस को अपना स्ट्रॉन्ग सस्पेशन दिया, एटन और कार्ल कियोक सीगल के साथ मिलकर ये मर्डर कर सकते हैं। कियोक सीगल एक टाइम पर हिंटर कैफे में काम करता था और फैमिली के पैसों के बारे में जानता था। उस पर ये भी एलिगेशन थी नवंबर 1920 में उसने फार्म हाउस में घुसकर कुछ सामान चोरी किया, लेकिन उसने डिनाई कर दिया। जब पुलिस ने इंटेरोगेट किया तो उसने एक्सेप्ट किया कि उसने वही हैंडल क्रीव की थी जो बाद में मर्डर वेपन मैटिक के साथ मिली। उसने ये भी कहा कि वो टूल हमेशा बर्न पैसेज में रखा जाता था। लेटर जब फार्म डिमोलिश किया गया, एक मैटिक जो एटिक में मिला और एक पेन नाइफ जो घास के अंदर बार्न में डिस्कवर हुआ। रिगर ने अपनी स्टेटमेंट में एक और नाम लिया, टेलर ब्रदर्स। ये दोनों ब्रदर्स पहले इसी एरिया में छोटी मोटी बर्गलरीज कर चुके हैं। रिचर ने बताया कि जोसेफ टालर एक रात उसकी विंडो के पास आया और फैमिली के बारे में सवाल पूछने लगा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उस कन्वर्सेशन के दौरान टेलर ने ये तक कह दिया
कि उसे पता है कि कौन सा फैमिली मेंबर किस रूम में सोता है, और उसने ये भी क्लेम किया कि फैमिली ने घर में बहुत पैसे छुपा रखे हैं। रेंजर ने ये भी नोटिस किया उस वक्त टेलर के साथ एक और आदमी था, लेकिन वो उसको नहीं पता कि वो कौन था। उसके मुताबिक टेलर और उसके अनजान आदमी ने फार्म हाउस के मैकेनिक हाउस के तरफ देखा और फिर अपनी नजर ऊपर की तरफ उठा ली, जैसे कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो। और सबसे स्ट्रेंज इंसिडेंट, मर्डर के कई सालों बाद मई 1927 में एक अननोन स्ट्रेंजर रात के 12 बजे वाइट होफ के एक रेजिडेंट के पास आया। उसने उनसे हिंटर कैफे मर्डर के बारे में पूछना स्टार्ट किया और फिर अचानक से जोर से चिल्लाया, मैं ही मर्डरर हूँ। और उसके तुरंत बाद वो जंगल की तरफ भाग गया। उस आदमी की पहचान कभी नहीं हुई। द रियल हिंटर कैफे मर्डरर। एक थ्योरी ये भी कहती है एंड्रियस गर्बर, जो गर्बर और जिब्रल फैमिली का सरपरस्त था, वही असली मर्डरर था। उसने कोल्ड ब्लडली अपनी फैमिली मेंबर्स को मौत के घाट उतार दिया। इससे एक्सप्लेन होता है कि मर्डरर के बाद अगले 3 दिन तक फार्म साइट पर ही रहा, क्योंकि एंड्रियस कहीं और नहीं जा सकता था। उसने अपने एनिमल्स को फीड करा, खाना बनाया, अप्रैल 1 का कैलेंडर की डेट भी बदली। आइस विटनेस जैसे कॉफी सेलर हंस और एडवर्ड आर्टसन माइकल ने भी किसी को फार्म हाउस के आसपास देखने की बात की थी। ये शक एंड्रियस पर गया, लेकिन अप्रैल 1 के बाद किसी ने वहां किसी को नहीं देखा। मतलब ये माना गया कि एंड्रियस अपनी फैमिली को मारने के अगले दिन खुद बान में मर गया। सस्पेशन ये भी था कि लॉरेंस, जो विक्टोरिया का लवर और शायद जोसेफ का असली फादर था, उसने एंड्रियस को कन्फ्रंट किया हो और वहीं उनकी मौत हो गई हो। विक्टोरिया ने कभी लॉरेंस से कहा था, बेटर है मैं अपने फादर से ही प्रेग्नेंट हूँ, वरना वो मुझे मार देते। इससे लगता है कि एंड्रियस को जब जोसेफ की असली पैटर्निटी का पता चला तो उसने गुस्से में अपनी डॉटर विक्टोरिया को मार दिया और बाकी फैमिली मेंबर्स को भी अटैक कर दिया। उसने अपनी ग्रैंड डॉटर सिजिलिया की एक छोटे से नाइफ से गर्दन काटी, उसको हाफ नेकेड छोड़ दिया, जिससे लगे कि शायद वो उसको अब्यूज करने की कोशिश कर रहा था। एंड्रियस ने पहले अपनी डॉटर विक्टोरिया को भी अब्यूज करा था और उस क्राइम के लिए वो जेल भी गया था। मर्डर्स के बाद एंड्रियस ने बॉडीज को बार्न में हाइड करने की कोशिश की, लेकिन फ्रोजन जमीन की वजह से उन्हें प्रॉपर्ली बुरी नहीं कर पाया। अप्रैल 1 को उसने नॉर्मल फार्मर की तरह काम किया, लेकिन विजिटर्स जैसे मैकेनिक अल्बर्ट के आने पर छुप गया। लेटर उसने मर्टॉक को एटिक में छुपा दिया, जो डिमोलिश के बाद मिला। उसके बाद सीन में लॉरेंस आया। उसने पहले अपने बेटे को भेजा चेक करने के लिए, फिर खुद आया, बॉडीज को देखा। बान के अंदर उसने शायद एंड्रियस को नाइट क्लोथ्स में जिंदा देखा होगा और कंट्रफेशन में या तो एंड्रियस गिरा या लॉरेंस ने उसे पिकैक्स पर पुश कर दिया। एंड्रियस उसी इंजरी से ब्लीड आउट हो गया। लॉरेंस ने फिर घर में मेड मारिया और अपने बेटे जोसेफ की बॉडीज देखी। ये सब उसके लिए शॉकिंग था। उसने इस बात को लाइफ टाइम सीक्रेट रखा, सिर्फ हिंट्स दी, जैसे टीचर हैनेस को बोला मर्डरर ने बॉडी बर्न करना चाहा था पर ग्राउंड फ्रोजन था। ये डिटेल सिर्फ किलर या उस वक्त मौजूद आदमी ही जान सकता है। द मैन फ्रॉम द ट्रेन। रिसेंटली ईयर्स में एक और थ्योरी आई। ऑथर बिल जेम्स की बुक द मैन फ्रॉम द ट्रेन में उसने क्लेम किया एक मर्डरर एक जर्मनी इमिग्रेंट पॉल मूलर था, जो अमेरिका में भी ऐसी एक्स से मर्डर करता था जैसे विकलस एक्स मर्डर। पैटर्न सेम था, आइसोलेटेड फैमिली, फार्म टूल, सारी फैमिली को मार देना और रॉबरी का मोटिव नहीं। बिल जेम्स कहते हैं कि पॉल अपने क्राइम्स के लिए ट्रेन रूट्स का यूज करता है और शायद 1912 के बाद जर्मनी लौट आया हो। कंक्लूजन, इतनी सारी थ्योरीज होने के बावजूद हिंटर कैफे मर्डर आज तक अनसॉल्व्ड है। 1955 में इन्वेस्टिगेशन ऑफिशियली क्लोज कर दी गई। लास्ट क्वेश्चनिंग 1986 में हुई थी। उसके बाद ये केस परमानेंटली बंद कर दिया गया।
आपको क्या लगता है हिंटर कैफे का मर्डरर कौन था? मुझे कमेंट में लाजमी बताएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर करना ना भूलें। मिलता हूँ किसी और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।